हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर। आज बच्चों हम लोग आ गए हैं लेक्चर 8 पर। लेक्चर 8 पर आ गए, लेक्चर 9 पे आ गए। लेक्चर 8 पर लेक्चर 7 हम लोग पढ़ चुके थे, जो कि था प्रोजेक्टाइल मोशन इन अ लिफ्ट। अब प्रोजेक्टाइल मोशन इन अ लिफ्ट और इससे पहले भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही हम लोग लगातार पढ़ते आ रहे हैं इस चैप्टर में। इससे पहले बहुत कुछ पढ़ा है, अगर नहीं देखे वीडियो तो देख जरूर लेना। ये जो लेक्चर है बच्चों, वो लास्ट लेक्चर होगा रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके बाद एक टॉपिक और रह गया हमारा रिलेटिव वेलोसिटी, और एक दो चीज़ें और हैं, हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसमें आज का बच्चों मैंने लेक्चर स्पेशली इसलिए रखा है क्योंकि कुछ बातें जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे तो मुझे और करनी थी आपसे। वो बातें ऐसी हैं कि जिसमें मैं भी कंफ्यूज होता था, तो मैं चाहता हूं कि आप ना कंफ्यूज हो, इसलिए ये लेक्चर स्पेशली बनाए गए। ठीक है, तो देखते हैं ऐसा क्या है जिसमें कंफ्यूजन होता था। सबसे पहले तो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि कभी कभी डायरेक्टली इसको पूछ लेता है कि ये बताओ कि ये है क्या चीज़। ठीक है, और आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये समझ लो एक ऐसी चीज़ है जो आपको दिमाग में रखनी है, भले एग्जैक्टली ना याद हो, बस दिमाग में रहनी चाहिए। क्या कह रहा है? शो दैट द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन आर, वेयर आर इज द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपको मैं दिखाऊंगा अभी। जो हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाली थी उसको लिखने का एक अलग तरीका है। कैसे? अगर मैं थीटा नॉट को थीटा ले लूँ, जो हम लोगों ने इक्वेशन लिखी थी, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल याद करो क्या थी? इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या थी बच्चों, याद करो ज़रा। वो ये थी, वहाँ पर बस थीटा होता था, यहाँ थीटा नॉट होता था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पर थीटा ले लिया, तो बस उसको चेंज कर देना है। क्या था? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो थी। बस यहाँ पर u की जगह ये u नॉट अगर लगा दे, हम थीटा की जगह थीटा नॉट लगा दो। वो मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि एक जैसा दिखे, समझ रहे हो कि नहीं? u नॉट लिख लो, u लिख लो, इनिशियल वेलोसिटी है, जहाँ थीटा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये हमको पता है, ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब अगर हमें इस तरीके के फॉर्म में लिखनी है तो इसमें क्या एक चीज़ दिखाई दे रही है? एक चीज़ ये दिखाई दे रही है कि भैया एक्स टेन थीटा इस ब्रैकेट के बाहर है। तो अगर मैं एक्स टेन थीटा बाहर ले लूँ इस ब्रैकेट के, इस पूरी इक्वेशन से एक्स टेन थीटा में कॉमन ले लूं, तो अंदर क्या बचेगा? देखो बच्चों, अंदर बचेगा 1 माइनस, ये तो पूरा पूरा बाहर आ गया, यहां पर x तो बाहर आ गया, तो ये बचेगा जी एक्स अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब टेन थीटा तो यहां है नहीं, तो टेन थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा ना। बात समझ गए कि नहीं? ये बेसिक मैथमेटिक्स हम यहाँ पर लगा रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है। ये इसको देखो, अब अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा। कह दोगे सर कैसे? इसको देखो फिर मैं बताता हूँ। देख लिया क्या लिखा था? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस जी एक्स अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा, ये आया। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख लूँ तो ये क्या हो जाएगा? सिंस टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस जी एक्स अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब बच्चों ये देखो, कॉस और कॉस ये कैंसिल हो जाएगा एक पावर, तो ये कितना बचेगा? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस जी एक्स अपॉन 2u स्क्वायर, साइन थीटा को पहले लिखे ले रहे हैं साइन थीटा, और ये एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कॉस थीटा। बचेगा कि नहीं? ये देखो, इसको लिखो एक बार। अब यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं, सिंस साइन 2 थीटा बच्चों कितना होता है? साइन 2 थीटा होता है
2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही तो होता है। तो अगर मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे साइन 2 थीटा रख दूं तो ये इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो जाएगी, देखो इसको लिखो पहले एक बार। ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। यही तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैंने साइन 2 थीटा लिख दिया, कह दो कि हाँ सर ये हो जाएगा। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं इस g को ऊपर से उठाकर, यहां से उठाकर इसके नीचे लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, कह दोगे सर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ऊपर से नीचे आ गया ये मल्टीप्लाई होकर फिर ऊपर चला जाएगा, बात तो वही है। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सिंस हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कितनी होती है बच्चों, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होती है कि नहीं होती है। ये वैल्यू अगर हम इसमें रख दें तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन आर। यही बच्चों हमें प्रूफ करना था और ये आपको ध्यान भी रखना है। ये न्यूमेरिकल कम है, ये आपको बताना मैं ज़्यादा ज़रूरी समझ रहा था कि ऐसे भी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल लिखी जा सकती है, बात समझ रहे हो। तो एक तो ये इक्वेशन हो गई और एक आपकी जो आप होती है ओरिजिनल एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देख लो कितना इंटरेस्टिंग है, शुरुआत से देख लो एक बार। ये सब चीजें ऐसे सॉल्व करते रहोगे, इसमें कुछ ऐसा कठिन था नहीं, बस मैंने उसको अलग तरीके से लिख दिया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं। देखो बच्चों ये क्वेश्चन नहीं है, एक तरीके से देखा जाए तो बस ये आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने इसे क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दिया और कुछ नहीं। क्या कह रहा है, एट व्हाट एंगल range of projectile is equal to maximum height of projectile provided air resistance is negligible and projection and fall points are at the same level। मतलब कह रहा है कि बच्चों याद करो, हम लोग जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि ये अगर जिस ग्राउंड लेवल से इसको फेंका गया है उसी ग्राउंड पर ये आके टकराता है, तो इसको हम लोग बोलते थे नॉर्मल, जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते थे वैसे ही पढ़ते थे। ये होती थी रेंज और ये होती थी मैक्सिमम हाइट। ये एंगल मान लो है थीटा, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है यू। वैसे तो हम लोगों ने यू नॉट और थीटा नॉट लिखा था, बार बार लिखना ना पड़े इसलिए मैंने यू और थीटा ले लिया, ठीक। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ऐसा एंगल बताओ थीटा जिसपे ये जितना ऊपर जा रहा है उतना ही आगे जा रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं, यानी कि सिंस आर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्या था, यू इज स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब इसमें जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही वो पहले कैंसिल कर लो, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया। और एक चीज़ और ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ तो ये क्या बचा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये बचा कि नहीं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। और सिंस साइन 2 थीटा कितना होता है बच्चों, ये देखो ये बहुत आसानी से सॉल्व होता जा रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही तो होता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में याद आ रहा है कि नहीं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अभी इससे पहले वाले में भी हमने अप्लाई करा था। अगर मैं इसको वहां पर रख दूं तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब देखो बच्चों, एक साइन से ये पावर एक कैंसिल हो गया, यहाँ 2 साइन है ना, साइन इंटू साइन, तो कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू, इस कॉस थीटा को नीचे ले आओ, यहाँ पर एक साइन थीटा बचा है अपॉन में कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या होता है टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 4, यानी इस एंगल पर अगर आपको देखो, अब टेन थीटा इज इक्वल टू 4, ये आप एग्जाम में अगर आ गए तो हो सकता है 9 सॉल्व कर पाओ, आपका आंसर हो सकता है ऐसे दिया हो, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4 पे
आपका रेंज जो होगी वो प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम होगी। मैं आपको बता देता हूँ ये एंगल कितना आएगा, क्योंकि मैंने देख लिया है आंसर। थीटा, ये tan थीटा की वैल्यू 4 होती है, थीटा जब 76 डिग्री होता है, तो यानी कि 76 डिग्रीज पर आपकी जो रेंज होगी, मतलब जितना वो आगे जाएगी प्रोजेक्टाइल उतना ही ऊपर जाएगी, कुछ इस तरीके से। बात समझ रहे हो कि नहीं? जितना ये ऊपर जाएगी, ये भी दिख नहीं रहा है, बात समझ जाओ, ये HM और ये R बराबर हो जाएंगे, थीटा इज इक्वल टू 76 डिग्री में। ठीक है, इसको देख लो एक बार। क्या तो कि सर ये इसमें आपको क्या कन्फ्यूज़न होता था? हम लोग के तो समझ में आ रहा है बच्चों, कन्फ्यूज़न इसमें नहीं होता है। ये तो मैंने आपको बताने के लिए ऐसा बताया कि जब थीटा जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 76 डिग्री होगा तो ये HM और R क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। इसके बाद जो टॉपिक है उसमें कन्फ्यूज़न होता था मुझे। कन्फ्यूज़न मैं खुद, देखो बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि जब आप ज़्यादा पढ़ लेते हो तब भी कन्फ्यूज़न होता है। कहोगे सर ये कैसे होता है? होता क्या है कि जो चीज़ सिंपल है ना, हम उसको कॉम्प्लिकेट करने लगते हैं ज़्यादा सोच सोच कर। वो नहीं करना है। एक चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा कि नेचर में जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें दिख रही हैं उनके आंसर बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन हम लोग कुछ ज़्यादा ही सोच सोच के उनको जो है कॉम्प्लिकेटेड करे दे रहे हैं। ऐसा ही होता है जब हम लोग ज़्यादा चीज़ें पढ़ लेते हैं, वो नहीं करना है। ठीक है, इसको देख लो। अब मैं कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूँ, इनको भी आपको दिमाग में रखना है। अभी उन बातों पे चलेंगे, पहले इन पॉइंट को ध्यान में रखो। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि मान लो जो प्रोजेक्टाइल मोशन आप पढ़ रहे थे, ये कुछ ऐसे करके प्रोजेक्टाइल था, ठीक है, ये हम मान लेते हैं x एक्सिस है, और ये क्या है? ये y एक्सिस है, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी? u, एंगल था थीटा, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाता था? u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाता था? u sin थीटा। हो जाता था कि नहीं हो जाता था? मान लेते हैं ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और पॉइंट ऑफ फॉल क्या है? पॉइंट P। अब मैं आपसे कह दूं किसी पॉइंट A पर इसकी वेलोसिटी कुछ होगी भाई, बिल्कुल होगी। मान लेते हैं वो है वेलोसिटी v, इसका एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल, मान लेते हैं ये एंगल। अब देखो ये एंगल थीटा नहीं रह जाएगा क्योंकि ये तो ऐसे बेंट हो गया है ना, तो ये कितना हो जाएगा? ये मान लेते हैं हम कुछ, मान लो ये अल्फा मान लो, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका मान लेते हैं vx, और वर्टिकल कंपोनेंट इसका कितना है? vy। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब मैं आपसे कहूं कि आफ्टर टाइम t, मतलब कुछ टाइम t के बाद प्रोजेक्टाइल रीचेस पॉइंट A, मतलब t टाइम के बाद प्रोजेक्टाइल O से उठकर कहां पहुंच गया है? A पे। तो अब क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है मैं वो सब आपको बताऊंगा। मान लेता हूं कि A के जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है, x, y। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 0। कहोगे सर ये सब तो बता चुके हो, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं पढ़े थे उस वक्त, क्योंकि मुझे लग रहा था अभी वो चीज़ें बताना ज़रूरी नहीं है, पहले ये सब समझ लो फिर बता दूंगा। क्या है कि भैया एक्सेलरेशन हमेशा वर्टिकल होगा जो कि g होगा, यह आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन की डिफिनीशन में। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कुछ होगा नहीं, यानी कि x एक्सिस पे वो जो प्रोजेक्टाइल आगे भी बढ़ रही ऊपर भी जा रही, आगे बढ़ने में उसमें किसी भी तरीके की चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगी। सिर्फ ऊपर जब वो जा रही है ऐसे करके तो उसकी वेलोसिटी घटेगी क्योंकि g नीचे की तरफ लग रहा है और उसके बाद वो नीचे गिर जाएगी, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें समझते हैं। क्या समझते हैं? कि भैया हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ax वो है 0, कह दोगे बिल्कुल है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ये 0 है। कह दोगे सर आप वेक्टर फॉर्म में लिख दोगे, लेकिन एक दिक्कत ये हो जाएगी कि हमको हर जगह वेक्टर लिखना पड़ेगा, इसलिए ax इज इक्वल टू 0, और ay क्या हो जाएगा बच्चों? ay हो जाएगा माइनस का g, हो जाएगा कि नहीं? कह दो कि सर माइनस का g क्यों होगा? क्योंकि ये नीचे की तरफ है, y हमने पॉजिटिव ऊपर की तरफ माना है, ठीक है। तो टोटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? टोटल एक्सेलरेशन अभी नहीं लिखते हैं, वो ax i कैप प्लस ay j कैप ऐसे करके ये नहीं लिखेंगे अभी। अब बात समझते हैं इनिशियल वेलोसिटी जो कि है हमारी u है कि नहीं है? देखो u।
अगर मैं आपसे कह दूं कि इनिशियल वेलोसिटी को लिखो, तो इनिशियल वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है, वो है u cos थीटा, और y डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है, वो है u sin थीटा। कह दोगे सर बिल्कुल है। तो इसमें नया क्या है, इसमें नया अभी बताऊंगा क्या क्या है, पहले इसको देख लो, एक बार लिखो इसको, देख लिया। अब ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि जो भी वेलोसिटी है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। कह दोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। ऐसे ही तो वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो x और y उसके दो कंपोनेंट हैं जिसको हम यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप ऐसे लिख सकते हैं। ये हम लोग बहुत सदियों से पढ़ते चले आ रहे हैं। यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा है, बिल्कुल है। यू वाई कितना है, यू साइन थीटा है, जे कैप। ये हो गई वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अब मान लेते हैं एट पॉइंट ए वेलोसिटी कितनी है बच्चों, वेलोसिटी है v वेक्टर v। ये जो हम लोगों ने यहां पर दिखाया है, ये देखो ये वेक्टर v है एट पॉइंट a, ठीक। अब कह दोगे सर यहाँ वेक्टर लगा दिया, वहां नहीं दिखा है। यहाँ बच्चों मैं लिख रहा हूं इसलिए समझाने के लिए मैंने वहां पे नहीं लिखा है, ठीक। इस वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। कह दोगे सर बिल्कुल होगा, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में, और इनको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है इसलिए आई जे भी ले आए। वी एक्स बच्चों क्या होगा, मैं अब बताऊंगा नहीं, अब आप सोचो क्या होगा। ये तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं कि भैया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, तो जिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को हमने इनिशियली तोड़ा था वो आगे भी वही रहेगा, यानी यू कॉस थीटा चेंज कभी नहीं होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगी। वी एक्स की वैल्यू यू एक्स के बराबर होगी, जो कि कितना था, यू कॉस थीटा। कह दोगे सर बिल्कुल सही है, इतना ही होगा। अब बात आती वी वाई क्या होगी, तो वी वाई में हम लोगों ने याद करो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई थी, क्योंकि वी वाई जब हम कैलकुलेट करेंगे यानी वर्टिकल डायरेक्शन का जब हम मोशन कंसीडर करेंगे, ये वाला कि ये पॉइंट ओ से उठकर ए तक पहुंची तो ऊपर भी तो गई आगे भी गई, तो ऊपर जब ये जा रही है तो उसमें एक्सेलरेशन जी नीचे की तरफ लग रहा है। उस केस में हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या अब ऊपर की तरफ डायरेक्शन है तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, यही तो करेंगे कि नहीं। इसमें हम इक्वेशन लगा देते, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। टी वो टाइम है जिसमें ये उठकर ओ से ए तक पहुंच रही। कह दोगे सर अब इसमें वैल्यू रख दो सारी, तो वी वाई हमको पता चल जाएगी, वही तो हम करने जा रहे हैं। देखो एक तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये ध्यान में क्या, ये अपने आप देखो हर चीज याद मत करने लगना, ये सब अपने आप निकाल सकते हो। यहां पर वैल्यू रख दो सारी, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई कितना था, यू वाई था यू साइन थीटा, और ए वाई कितना है माइनस का जी टी। ये दोनों वैल्यू पता चल गई, और ये वैल्यू अगर हम उसमें रख दें तो वेक्टर वी, यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए में वेलोसिटी क्या होगी, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। देखो अब कह देना सर ये सब याद रखना पड़ेगा क्या, बिल्कुल याद नहीं रखना है बच्चों, मैं बस समझाने के लिए आपको कि ऐसे ऐसे वेक्टर फॉर्म में चीज़ें लिखी जाती हैं वेक्टर के फॉर्म में, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ। अब आपसे कोई कहे दे, देखो गलतियां हम लोग कहाँ करते हैं, गलती ये करते हैं कि मान लो एक न्यूमेरिकल आ जाए, उसमें कहे कि भैया एक प्रोजेक्टाइल है जिसको इतने एंगल पर इतनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा गया है, बताओ टाइम, कुछ टाइम दे देगा कि बताओ 2 सेकंड बाद वो जिस पॉइंट पे पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। बच्चे क्या करते हैं, इनमें से कोई एक वेलोसिटी निकाल के चले जाते हैं और आंसर लिख देते हैं, वही तो गलत होता है। वेलोसिटी इसकी इस पॉइंट पे टोटल v ही है, उसके दो कंपोनेंट vx और vy हैं, यानी दो पार्ट, एक आगे जाने वाला एक ऊपर जाने वाला। तो हमें अगर टोटल वेलोसिटी पूछा है तो ये तो v होगी ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड ऑब्वियस ही बात है, ये होता है x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, यही तो।
वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। यहाँ से आप वी एक्स की वैल्यू रख दो, वी वाई की वैल्यू रख दो, तो आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी। और मैं आपसे अगर ये भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन कितना होगा, डायरेक्शन का मतलब ये एंगल अल्फा कितना होगा हॉरिजॉन्टल से, तो वो भी बहुत सरल है। टेन अल्फा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा हो जाएगा वी वाई अपॉन वी एक्स। कह दो कि सर ये तो आपने पहले भी बताया था, वी वाई बाई वी एक्स कैसे होगा। अगर इस वी वाई को यहाँ पर ऐसे रख के देखो तो इसके दो कंपोनेंट हो गए वी वाई और वी एक्स, तो टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस वी वाई अपॉन वी एक्स। ये सब बातें मैं बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर नए सिरे से इसलिए बता रहे हैं, ये ऐसा आपने नहीं देखा अभी तक, आई और जे और ये सब मिलाकर। वी वाई की वैल्यू रख दो यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन वी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू कॉस थीटा। यहाँ से बच्चों आप जब वैल्यू रखोगे तो अल्फा भी पता चल जाएगा। तो देखो अगर वेलोसिटी पूछी जा रही तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो दोनों ही बताने पड़ेंगे। ये देख लो एक बार पूरा, समझ गए कि नहीं। अब एक चीज और है, जब प्रोजेक्टाइल ऐसे उड़ के आया और यहाँ पर गिर गया ऐसे, तो इस पॉइंट P पर, पॉइंट ऑफ फॉल पे, मैंने पहले भी बताया था कि अगर एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट कर दो, यानी जो हवा की वजह से रेजिस्टेंस है, हवा की वजह से जो रेजिस्टेंस है, अगर उसे निगलेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा बच्चों, होगा कुछ नहीं, बस ये जो एंगल है, ये एंगल जो पहले ऊपर था वो फाइनल वेलोसिटी का एंगल यहाँ थीटा हो जाएगा नीचे की तरफ। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जस्ट टकराने से पहले। और ये जो वेलोसिटी होगी बच्चों, ये वाली, ये वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड भी इतना ही होगा u। कह दो कि ये कैसे हो गया, क्योंकि भाई देखो ऑब्वियस सी बात है, कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ, वो ऊपर उठ रही थी तो उसकी वेलोसिटी कम हुई, नीचे आई फिर उसने उतनी ही वेलोसिटी गेन कर ली जितनी यहाँ पर थी। अगर मैं इस फाइनल वेलोसिटी को vf मानूं, vf, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा vfx हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट vfy। ये फाइनल वेलोसिटी है। लेट एट पॉइंट P फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू vf। तो बच्चों एक बात बताओ, इस vf के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा vfx हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इतनी देर से मैं बता रहा हूं कि क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है तो u cos थीटा हमेशा बनता चला जाएगा, वो चेंज नहीं होगा, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। तो वो फाइनल पॉइंट पे भी ux के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, ux के बराबर होगा, और जो कि कितना है, u cos थीटा है, बिल्कुल है। कह दोगे सर तो vfy क्या हो जाएगा, बस यही यहां पर खेल है। vfy जो होगा वो, क्योंकि इस वेलोसिटी को अगर इसके इक्वल होना है, बराबर होना है मैग्नीट्यूड के, तो vfy भी इतना ही होगा, बस उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। वो कितना हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ है u साइन थीटा, वो नीचे की तरफ हो जाएगा, माइनस का u साइन थीटा हो जाएगा। कह दोगे हाँ आप समझ में आया। भाई देखो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं vf को ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, vfx i कैप प्लस vfy j कैप हो जाएगा कि नहीं। ये x डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, ये y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट। अगर मैं इसका स्क्वायर करके रखूंगा अंडर रूट में, तो इसको मैं पहले आपको रख के दिखाता हूँ। ये हो जाएगा u cos थीटा i कैप, ये हो जाएगा माइनस का u साइन थीटा j कैप, हो जाएगा कि नहीं। अब मैं बस इतना बताना चाह रहा था कि भैया होगा कुछ नहीं, वेलोसिटी जो पहले प्लस थीटा डायरेक्शन में थी वो जब टकराएगा तो बराबर हो जाएगी वेलोसिटी, और वो हो जाएगी माइनस थीटा डायरेक्शन में। टोटल एंगुलर चेंज, यानी एंगुलर चेंज यानी कितना आएगा, वो पहले थीटा इस डायरेक्शन में था और जब जाएगी तो इस डायरेक्शन में, टोटल थीटा में चेंज कितना आया, प्लस थीटा माइनस थीटा, 2 थीटा का चेंज आ गया। देखो हॉरिजॉन्टल से पहले ये यहाँ पर थी और फिर जैसे ही वहां टकराई वो नीचे चलेगी, तो चेंज इन थीटा क्या हुआ, प्लस का थीटा माइनस का थीटा, दोनों को जोड़ दो, थीटा माइनस ब्रैकेट में माइनस का थीटा। कहते हो कि सर क्या बोल रहे हो, अभी मैं बता दूंगा, पहले ये समझो। ये vf हो गई फाइनल वेलोसिटी। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, और मैं जानता हूं कि मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा u के बराबर।
कह दोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। अंडर रूट में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस है तो वो तो प्लस ही हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा अगर यू स्क्वायर को बाहर ले ले तो वो तो 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो ये देखो मैग्नीट्यूड उतना ही आ जाएगा। बताने का मतलब ये था बच्चों कि अगर कोई लॉसेस नहीं है, लॉस यानी कि किसी तरीके का एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो जब टकराएगी उस पॉइंट पे तो वेलोसिटी उतनी ही रहेगी जितनी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन थी, बस एंगल चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस थीटा था तो वहाँ माइनस थीटा हो जाएगा। बात समझिए कि नहीं? ये देखो, ये भी लिख लेना एक बार, इसको देख लो एक बार। देख लिया। अब मैं अभी इतनी देर से क्या बता रहा था, टोटल एंगुलर चेंज। एंगुलर चेंज का मतलब क्या है? एंगुलर चेंज का मतलब है भैया कि एंगल में कितना चेंज आया, वेलोसिटी के एंगल में कितना चेंज आया। पहले वो थीटा बना रही थी वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर पॉइंट ओ पे, और पॉइंट पी पे क्या हुआ, पॉइंट पी पे वो वेलोसिटी एंगल बनाने लगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये प्लस का थीटा है, ये देखो ये प्लस का थीटा है, ये माइनस का थीटा है। तो टोटल एंगुलर चेंज कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ये हो जाएगा प्लस का थीटा। देखो बाद वाला थीटा माइनस का थीटा है क्योंकि वो नीचे की तरफ है, पहले वाला प्लस का थीटा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, और ये प्लस मैंने इसलिए लिख दिया यार तुमको समझाने के लिए, ऊपर की तरफ है तो हो जाएगा माइनस का 2 थीटा। और यहाँ एक चीज़ बच्चों ध्यान रखना, हम यहाँ पर सिर्फ चेंज की बात कर रहे हैं तो माइनस प्लस इसमें मत लगाने देना। जैसे चेंज कितना का भी हो, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, चेंज का मतलब होता है कितना मैग्नीट्यूड है उसका। जैसे मैं कहता हूँ 30 डिग्री का चेंज आया, तो यहाँ मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि 30 डिग्री ऊपर का चेंज है कि नीचे का चेंज है, बस चेंज का मैग्नीट्यूड 30 डिग्री। तो यहाँ पर टोटल एंगुलर चेंज कितना आ जाएगा 2 थीटा। ये अब समझ गए, ये यहाँ मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि फिर तुम ऐसे लिख के आ जाओगे तो गलत हो जाएगा। टोटल एंगुलर चेंज आ जाएगा 2 थीटा। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का एंगल कितना चेंज होता है, तो थीटा से माइनस थीटा 2 थीटा हो गया, ठीक 2 थीटा। अब बात एक और आती है, बात ये आती है बच्चों कि चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ। भाई यहाँ पर आपका सारा ज्ञान जो है, मतलब मैं तो कंफ्यूज हो जाता था, आपको भी होना चाहिए इस पॉइंट पर। चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल, और जितने बंदे कह रहे हैं कि 0 होगा वो सब बहुत काबिल हैं, वो सब न्यूटन के चाचा हैं। क्यों मैं बता रहा हूँ, देखो आप अभी कह दोगे कि सर आप ही तो बता रहे हो कि भैया वेलोसिटी पहले u थी बाद में भी u आएगी, क्योंकि vf का मैग्नीट्यूड कितना है u है। लेकिन यही तो बात है बच्चों, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर उसका डायरेक्शन भी चेंज हुआ तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी हो गया है। मैग्नीट्यूड भले सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया है। क्यों चेंज हो गया है? क्योंकि अभी मैंने निकाला था, क्या निकाला था, चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। पहले तो ये ध्यान रखो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई थी, इनिशियल वेलोसिटी थी u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप। ये पॉइंट था कंफ्यूजन वाला, एक और अभी बहुत सारे पॉइंट कंफ्यूजन वाले आएंगे। और फाइनल वेलोसिटी कितनी थी बच्चों, फाइनल वेलोसिटी थी u cos थीटा आई कैप माइनस का u साइन थीटा जे कैप। अब देखो ये क्या, दोनों वेलोसिटी सेम दिख रही हैं तुमको, मैग्नीट्यूड भले सेम है, मतलब अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, लेकिन ये कुछ प्लस का 2 है तो माइनस का 2 आ रहा है। चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ बीच में प्लस है यहाँ माइनस, तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी अलग अलग हो गई। तो चेंज इन वेलोसिटी होगा, भले मैग्नीट्यूड में ना हो डायरेक्शन में होगा। जो ऊपर जा रहा था वो नीचे जा रहा है, दिखा। अब चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी बच्चों जब करोगे डेल्टा वी निकालोगे, जब डेल्टा वी तो वो कितना आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ये वी एफ माइनस यू। ये टर्म क्या होंगे, ये तो कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस का यू साइन थीटा जे, और ये प्लस का था बीच में माइनस आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये तुम अपने आप वैल्यू रख कर निकाल लेना। ये आ जाएगा माइनस का 2u साइन थीटा इंटू जे। अब इस माइनस के जे का मतलब है कि भैया जो भी चेंज इन वेलोसिटी आया है वो नीचे की तरफ था, नीचे की तरफ, ठीक है।
अब यहां पर एक चीज और आती है, अगर आपसे पूछ ले चेंज इन वेलोसिटी होगा कितना, तो अगर जे के फॉर्म में लिख के आ जाओगे इसका मतलब है कि आपने डायरेक्शन भी बता दी है। और मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूं कि जब भी चेंज पूछा जाए तो ऑप्शन में ऐसे दिया है, मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, तो वहां जे की तो बात करी ही नहीं है, वहां सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेगी और ना माइनस की बात करेगी, सिर्फ वैल्यू की बात करेगी। तो वैल्यू कितनी है 2u sin थीटा, तो इसका मैग्नीट्यूड मैं अभी लिख के दे रहा हूं आपको। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, कितना चेंज आया है, ये है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। जे हटा देना है भाई, ऑब्वियस ही बात है, 2u माइनस का 2u sin थीटा जे आया है, तो जो जे के साथ का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करके अंडर रूट लोगे तो बात तो वही हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2u sin थीटा। हो गया कि नहीं, ये आपका चेंज आया है। अब एक चीज़ और है, मैं वो भी बता देता हूँ, फिर ये चीज़ ख़त्म करते हैं। कभी कभी क्या पूछता है बच्चों, अभी एक चीज़ जान लो, मोमेंटम क्या होता है। मैं अभी एक चीज़ ध्यान रखना, मैं इसको पूरा इलेबरेट नहीं करूँगा क्योंकि इस पर पूरा बच्चों एक चैप्टर है, जब हम लोग लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो मोमेंटम को बहुत अच्छे से समझेंगे, पूरा एक अलग ही टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। बस अभी यहाँ पर सॉल्व करने के लिए जान लो, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं मान लो ऐसे वेक्टर से, पी वेक्टर, क्योंकि एक ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, और मोमेंटम होता है, आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा, क्लास 10th में, मास इनटू वेलोसिटी। ये मोमेंटम का फॉर्मूला है। जनरली क्या होता है, बड़े बड़े टीचर से भी पूछ लो ना कभी कभी, मोमेंटम तो मास इनटू वेलोसिटी ही बताते हैं, ये तो फॉर्मूला है। मोमेंटम क्या होता है वो बाद में समझेंगे। तो मास तो एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मास इनटू वेलोसिटी। अब मैं आपसे कहूँ ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, कह दोगे सर ये बता क्यों रहे हो जब आपने कहा कि मोमेंटम बाद में पढ़ेंगे। इसलिए बता रहा हूँ बच्चों कि हो सकता है उस वक्त अगर प्रोजेक्टाइल मोशन ध्यान में नहीं रहा तो कह दोगे सर ये बात तो आपने बताई ही नहीं थी, हालांकि मैं बताऊंगा तब भी। चेंज इन मोमेंटम होगा बच्चों डेल्टा पी और उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है समझते हो, मैग्नीट्यूड का मतलब फिर वही बात, प्लस माइनस से मतलब नहीं है हमको, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, बस कितना चेंज आया है। तो मास तो सेम रहेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। मास क्या है, मास की डेफिनेशन क्या होती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर जो तुम्हारे अंदर है या बॉडी, जिस भी प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है उस मैटर की क्वांटिटी कितनी, वो तो उतना ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब ये ना कह देना कि सर मान लो रॉकेट हमने एक छोड़ा है, मिसाइल छोड़ा तो फ्यूल उसका बाहर निकलता रहेगा तो मास कहाँ कांस्टेंट रह जाएगा, ये भी देखो दिमाग वाली बात है। कि सर हमने तो एक गुब्बारा फेंका था, उसमें छेद था तो पानी लीक हो रहा था तो मास कहाँ कांस्टेंट हो गया, वो सब अभी नहीं जा रहे हैं। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि मास कांस्टेंट। तो चेंज किस में आएगा, चेंज आएगा सिर्फ वेलोसिटी में। तो अगर हमें मोमेंटम चेंज चाहिए तो मास इंटू वेलोसिटी में हमने क्या कर दिया, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, और हम जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी कितना है 2u sin थीटा, तो ये हो जाएगा 2mu sin थीटा। ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं अभी एक चीज़ बताऊँ, ये मुझसे बड़े बड़े इंटरव्यू में 1-2 बार पूछा जा चुका है, यही चीज़ कह दो कि सर इस लेवल पे भी पूछा जाता है, हाँ बिल्कुल पूछा जाता है। क्यों, एक चीज़ और है, मोमेंटम है वेक्टर क्वांटिटी। हमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि भैया प्रोजेक्टाइल जब आगे बढ़ रहा है तो हमने अभी देखा कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है जो एक्स डायरेक्शन में, वो तो चेंज हो नहीं रही है। तो अगर मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम है तो यानी एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो हमेशा कांस्टेंट बना हुआ। चेंज खाली ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है सारी नालायकी यही कर रहा है, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है सारी बदमाशी यही कर रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम भी वो वर्टिकल कंपोनेंट लाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो सेम बना हुआ है ना। बात समझे कि नहीं, इसको देख लो एक बार। मैं फिर से यहाँ से पूरा दिखा देता हूँ, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, सब इम्पॉर्टेंट ही है, उसमें क्या बचा है, ठीक है। इंटरेस्टिंग है ये सब चीज़ें, है कि नहीं। अब एक चीज़ और छोड़ो, वो सब नहीं, ज़्यादा भी नहीं जानना है, फिर मैं बोलूँगा ज़्यादा जान जाओगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। 1-2 केसेस और पढ़ लेते हैं। कह दोगे सर कितने केस बताओगे, एक प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड पे बता रहे हो तो कहीं
प्रोजेक्टाइल मोशन प्लेन पे बता रहे हो इंक्लाइंड, कहीं लिफ्ट में प्रोजेक्टाइल मोशन, तो कहीं ये वो। देखो ये केस कुछ नहीं है, अगर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाएगा तब भी तुम सॉल्व कर ले जाओगे, लेकिन यहाँ जो मुझे कन्फ्यूज़न होता था वो मैं आपको बताऊँगा। अभी सब क्लियर हो जाएगा, आराम से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ जाएगा। क्या बोल रहा है पहले ये समझते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट क्या है कि भैया अब आप ग्राउंड पे नहीं खड़े हो, आप मान लो ये किसी बिल्डिंग पे खड़े हुए हो, ओ ए ये एक बिल्डिंग है, आप यहाँ पर खड़े हुए हो इस पॉइंट पर, आपने कोई चीज़ प्रोजेक्ट करी, कोई बॉल है उसको मान लो प्रोजेक्ट करा, लेकिन अब कह क्या रहा है कि हॉरिजॉन्टली फेंका है, मतलब आपने उसको ऐसे या ऐसे नीचे की तरफ नहीं फेंका, आपने उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंक दिया। यानी इस पॉइंट ओ पर हम इसको मान लेते हैं ओरिजिन है, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0,0, ऑब्वियस ही बात है। और एक चीज़ बस ध्यान रखनी है बच्चों, कन्फ्यूज़न क्या होता है ये मैं बताता हूँ। अगर इसको ओरिजिन मानना है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, मतलब भाई ऑब्वियस ही बात है, किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्टडी करोगे एक्स और वाई कहाँ कहाँ ले रहे हो, तो मैं इस डायरेक्शन को प्लस एक्स एक्सिस ले लेता हूँ और नीचे वाली डायरेक्शन को प्लस का वाई एक्सिस। कह दोगे सर ये तो अलग ही कहानी बता रहे हो, अभी तक प्लस वाई एक्सिस ऊपर लेते थे, अब प्लस वाई एक्सिस नीचे ले रहे। पता है क्यों ऐसा करा गया है? ऐसा इसलिए मैंने कर दिया है ताकि आपको कन्वीनियंस रहे इसको सॉल्व करने में। अगर ऊपर प्लस वाई एक्सिस ले लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, सॉल्व तब भी होगा, आंसर भी सेम आएंगे। लेकिन अगर नीचे की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस ले लोगे ना, तो बार बार ये माइनस प्लस के साइन में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब एक चीज़ समझते हैं कि भैया ओरिजिन ये है, मैंने इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल फेंका, तो ऑब्वियस ही बात है क्योंकि ग्रेविटी हमेशा इस बॉल पर ग्रेविटी लगेगी नीचे की तरफ, जो कि होगा हमारा वर्टिकल एक्सेलरेशन ए वाई। अब यहाँ देखो जी को मैंने प्लस जी लिखा है, माइनस जी नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि वाई नीचे की तरफ पॉजिटिव ले लिया, दिख रहा है कि नहीं? ये ऐसा जिस भी डायग्राम में बना देखना, उसका मतलब जो बंदा आपसे बातें कर रहा है वो आपको ये बताना चाह रहा है कि भैया मैंने ये वाली सारी डायरेक्शन प्लस एक्स एक्सिस में ले रखी और ये वाली डायरेक्शन प्लस वाई एक्सिस ले रखी, बस इसका इतना ही मतलब होता है। बात समझ? ये ओरिजिन है यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है। कह दोगे सर ये तो समझ में आ गया, इस बिल्डिंग की हाइट है h, ओ ए है h, और जिस पॉइंट पे ये गिरेगा जाके ग्राउंड पे वो मान लेते हैं पॉइंट बी है, यानी ए बी, उसकी जो डिस्टेंस है वो r है, यानी कि जो हम लोग रेंज पढ़ते थे। ठीक, कह दो कि सर इसमें निकालना क्या है। कभी कभी बच्चों क्या कहते हैं कि मान लो कोई पॉइंट इसमें c है, कह देगा कि इस पॉइंट c पर हमें वेलोसिटी बताओ कितनी है, वेलोसिटी कितनी। तो ऑब्वियस ही बात है कि इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। अभी तक हम लोग यही तो पढ़ते आ रहे हैं, वी एक्स होगा, वी वाई होगा, तो वो तो आप निकाल लोगे। वो कैसे निकाल लोगे अभी हम लोगों ने देखा इससे पहले वाले केस में। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि बताओ हाइट कितनी होगी या कितना टाइम लगेगा उसको ऊपर से नीचे आने में, टाइम कितना लगेगा, तो ये चीज़ हम समझते हैं। लेट टाइम टेकन बाई प्रोजेक्टाइल टू रीच बी इज मान लेते टी है, टी, ठीक है, स्मॉल टी हम मान लेते हैं। यानी ओ से बी तक पहुंचने में उसको गिरने में टोटल कितना टाइम लगेगा, टी। और ओ से बी जब वो जा रही है तो हाइट कितनी उसकी ट्रेवल हो रही, एच, भाई नीचे तो एच डिस्टेंस से ही आ रही। अब एक चीज़ समझते हैं, इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, यू। ये तो दे ही रखा है कि उसको हॉरिजॉन्टली फेंका गया है ऐसे, मतलब कोई एंगल नहीं बना रहे, बस ऐसे फेंक दिया हमने, बात समझे कि नहीं? तो इसका मतलब है हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हो तो इनिशियल वाई कंपोनेंट क्या होगा, जीरो। ऑब्वियस ही बात है कि इसका कोई एंगल तो बना रही नहीं, तो वाई डायरेक्शन में जीरो होगा कंपोनेंट। कह दो कि हाँ सर होगा। एक्स डायरेक्शन में मैं अभी तक इतने जितने केसेस पढ़े उसमें यही बात हो रही है कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, प्लस का जी, क्योंकि वाई नीचे की तरफ पॉजिटिव ले लिया है, वो हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। कह दोगे बिल्कुल है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें लगानी है बच्चों सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि हमें टाइम पता करना है कि ये बताओ कितने टाइम में h दूरी वो गिर जाएगी। ठीक है, तो एक बात याद आ रही होगी आपको, y इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, यही तो।
कह दोगे सर हाँ ये तो आपने बताया था। अब ये प्लस क्यों है? ये प्लस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जब एक्सेलरेशन लेते थे ए वाई वो नीचे की तरफ पॉजिटिव है, इसलिए प्लस जी टी स्क्वायर लिख दिया। कन्फ्यूज़न मुझे कहाँ पर होता था मैं वो बताता हूँ आपको, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख ही देता हूँ। कन्फ्यूज़न ये होता था कि कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, हे भगवान सर दर्द हो रहा है मेरा। कन्फ्यूज़न कुछ नहीं बच्चों, बस ये ध्यान रखो कि जब नीचे की तरफ आ रही है कोई चीज़, अर्थ की तरफ आ रही, तो मैंने बताया था फ्रीली फॉलिंग के केस में बीच में प्लस ले लेना, अगर अपने आप दिमाग को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहते हो। और ऊपर जा रही है तो बीच में माइनस ले लेना, ये बताया था कि नहीं बताया था। और कितनी हाइट से गिर रही है वो? h हाइट से, तो h इज इक्वल टू यू वाई की वैल्यू कितनी है भाई? ऑब्वियस सी बात है कि यू वाई आपका 0 है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से बच्चों अगर मैं t को निकालूं तो टाइम कितना आ जाएगा? टाइम आ जाएगा 2h अपॉन जी अंडर रूट में 2h अपॉन जी। इसको सॉल्व कर लेना, यही बच्चों आंसर होगा। जब भी न्यूमेरिकल दे रखा होगा तो उसमें आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। इसको देखो, फिर मैं आगे एक बात और बताता हूँ। अगर मैं आपसे अब ये बोलूँ कि ये जो मैंने टाइम निकाला ये सब तो ठीक है, अब मुझसे आप अगर पूछने लगो सर आपको ये कैसे पता कि ये हॉरिजॉन्टल जो मैंने फेंका इसको ये प्रोजेक्टाइल मोशन ही करेगी कि नहीं करेगी, तो इसको बच्चों दो तरीके से प्रूफ करा जा सकता है कि ये जो इक्वेशन, ये जो पाथ बन रहा है ये प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ है। अगर हम ये प्रूफ करते हैं कि ये पैराबोलिक पाथ है तो इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस यहाँ पर भी हम नेग्लेक्ट करके मान के चल रहे हैं। अनलेस और अदरवाइज क्वेश्चन में दिया ना हो एयर रेजिस्टेंस है या नहीं, तब तक आपको नेग्लेक्ट ही करना है। कह दो कि सर अगर मान लो दिया हो एयर रेजिस्टेंस तब कैसे सॉल्व करेंगे, वो बच्चों हम लोग आगे चल के सब जान जाएंगे, अभी उतना दिमाग वहाँ तक नहीं ले जाते। कह दो कि सर क्या करा जाए यहाँ पर। अब एक चीज समझते हैं कि इस पॉइंट सी पे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है आपका, कोई एक पॉइंट है, हमने अपने आप ले लिया पॉइंट सी है, उसका कोऑर्डिनेट है x, y, और ये मान लेते हैं कि अभी टाइम t लग रहा है इसको o से c तक पहुंचने में। कितना टाइम लग रहा है? अब कह दो कि सर अभी तो आपने बताया टाइम t लग रहा है o से b तक पहुंचने में, अभी वहां तक भूल जाओ, ये अलग विषय है, मैं अभी c की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं कहूं लेट्स से टाइम t इज टेकन फ्रॉम, ये t वो वाले t से अलग है, o टू c, मतलब जब ये ऑब्जेक्ट या प्रोजेक्टाइल नीचे गिर रहा है तो उसको c तक पहुंचने में टाइम t लग रहा है। कह दोगे सर वो तो लग रहा है, तो यहाँ पर करना क्या है भाई? ये बताओ x की वैल्यू क्या होगी? अगर आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ चुके हो सही से तो आपको याद होगा x की वैल्यू कैसे निकालते थे भैया। हमको पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है नहीं, तो हम डायरेक्ट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा सकते हैं, क्योंकि जब चेंज इन वेलोसिटी होगा ही नहीं तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, और x डायरेक्शन में स्पीड कितनी है? u x इंटू टाइम t, और u x की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? u x है आपका u, जो कि हमेशा कांस्टेंट बना हुआ है, तो x हो जाएगा ut। यहाँ से टाइम निकाल लो, टाइम कितना हो जाएगा? x अपॉन u। कह दोगे सर ये तो कर दिया, अब क्या करेंगे? अब y डायरेक्शन की वैल्यू, तो y देखो अभी बच्चों हम लोगों ने ये वाली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पर u तो 0 है ही है, h अभी h मत रखो क्योंकि मैं पूरे मोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पॉइंट c की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर लिखा रहने दो, y क्या है? हाफ जी टी स्क्वायर, t की वैल्यू रख दो तो ये क्या हो जाएगा? g/2 ब्रैकेट में x अपॉन यू का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू? यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। कह दोगे सर ये इक्वेशन है पैराबोला की, क्योंकि यहाँ पर y इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट g अपॉन 2u स्क्वायर, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इंटू एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, इसका मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब मैं आपकी जगह होता तो एक चीज़ जरूर सोचता कि ये कहीं ना कहीं कुछ देखा देखा लग रहा है। देखा देखा कैसे लग रहा है? देखो बच्चों गणित कितनी सुंदर है कि हम जानते हैं सिंस इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है? x tan थीटा, सिंस यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ,
ऑल्सो, ऑल्सो क्यों? क्योंकि हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं ऑल्सो। अगर हम मान लें कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है तो ये भी सही होना चाहिए कि घूम फिर के ये इक्वेशन आनी चाहिए। देखो दो तरीके हैं, एक तो हमने ये प्रूफ कर दिया और उससे जान गया कि प्रोजेक्टाइल है, या तो हम मान लें कि प्रोजेक्टाइल है और ये प्रूफ कर दें। तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं है? कह दोगे सर बिल्कुल है। अब एक बात बताओ, अगर थीटा 0 है तभी तो हम उसको हॉरिजॉन्टली फेंक पा रहे हैं 0 डिग्री। देखो ये थीटा एंगल नहीं बना रहा है, ये 0 डिग्री है, हॉरिजॉन्टल है। तो tan 0 की वैल्यू कितनी होती है? tan 0 की वैल्यू होती है 0, होती है कि नहीं? और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 की वैल्यू होती है 1। अगर ये वैल्यू इसमें पुट कर दो तो y क्या आ जाएगा? y आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं? कह दोगे सर सेम कहाँ आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है। अरे गधों, यहाँ पर बात मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की कर रहा हूँ, इस वैल्यू की बात, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम भी तो चेंज कर दिया। याद करो जब ये वाली इक्वेशन निकाल रहे थे तो उसमें x तो x था, y ऊपर की तरफ था, लेकिन यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, y को नीचे की तरफ ले लिया, इसलिए ये माइनस आ रहा है, और कोई चक्कर नहीं है। तो यानी कि हमारा आंसर क्या है? बिल्कुल सही। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस समझाने के लिए आपको बता रहा था। मैं यहाँ पर कहो तो रब कर दूं, इसको लिख मत लेना तुम लोग, हर चीज़ लिखते मत रहा करो, गोदा मत करो हर वक्त, थोड़ा दिमाग भी लगाया करो, ठीक है? मैं इसलिए रब कर दे रहा हूँ, तुम इसको भी लिख लोगे। मैं आपको समझाने के लिए, थोड़ा इंटरेस्ट जगाने के लिए सब लिख रहा था। इसको देख लो एक बार। कह दोगे सर टाइम निकल आया, कितनी देर में नीचे आएगी? इसके बाद क्या? इसके बाद बच्चों ये है, कभी कभी वो कह देता है कि एट पॉइंट सी वेलोसिटी बताओ, एट पॉइंट सी वेलोसिटी बताओ जब वो h हाइट गिर चुकी है, वो नीचे h हाइट गिर चुकी है तो उसकी वेलोसिटी बताओ। मान लेते हैं पॉइंट सी पर आने पर उसकी हाइट जो है स्मॉल h है, हो गई है। तो कह दो कि बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। वेलोसिटी, वेलोसिटी एट पॉइंट सी। आप कहोगे सर इसके दो कंपोनेंट हैं वेलोसिटी के, एक तो x डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में। x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा? x डायरेक्शन में बच्चों कंपोनेंट, फिर मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है तो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा वही बनी रहेगी ux, जिसकी वैल्यू u है। कह दोगे बिल्कुल है सर, लेकिन y डायरेक्शन में तो चेंज होगी, और y डायरेक्शन में हमको पता है कि जब भी डिस्टेंस का वेलोसिटी से कोई रिलेशन निकालना हो, एक्सेलरेशन भी हो उस केस में, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, जो कि होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ah। यही तो होती थी, या यहाँ पर g है तो 2gh। तो यहाँ पर लगाते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस, प्लस का क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही हमने पॉजिटिव ले लिया, प्लस 2g, और कितनी हाइट नीचे गिर चुकी है? h, तो ये h ले लिया। कहोगे सर u y तो 0 है, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल फेंका है, तो इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी है? 0। इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो वी वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2gh, यानी वी वाई की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2gh। तो दोनों कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपको मिल गए, एक तो ये मिल गया, एक तो ये मिल गया। कहोगे सर लेकिन अब कंफ्यूजन क्या होता था, ये समझते हैं बच्चों। न्यूमेरिकल में अगर आपसे पूछ ले कि एट पॉइंट सी वेलोसिटी बताओ, तो अगर आप कोई एक आंसर इसमें से निकाल के चले आए तो काट देगा आपका क्वेश्चन। क्यों काट देगा? भैया ये तो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, टोटल वेलोसिटी ये नहीं है। टोटल वेलोसिटी क्या है? एट सी, एट सी टोटल वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब वेलोसिटी तो है v, जिसका एक कंपोनेंट होगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। वी एक्स है आपका u, और वी वाई कितना आया है? वी वाई है अंडर रूट 2g स्मॉल h, ये हो गया जे कैप। तो टोटल कंपोनेंट वेलोसिटी के अगर एक साथ जोड़ोगे तो मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। इन सब की वैल्यू रख दो, वी एक्स हो गया यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 2gh। यही बच्चों इतनी देर से मैं बता रहा था। इसको v भी खाली v लिख सकते हो ना, अगर इतना तामझाम ना लिखना हो, मॉडुलस ना लिखना हो।
ये देख लो कितना इंटरेस्टिंग है। और अगर आपसे मान लो पूछ दे कि डायरेक्शन भी बताओ वेलोसिटी की, तो यहां पर क्या कर दोगे, tan, मान लो ये अल्फा है तो tan अल्फा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। ये अपने आप कर लेना, हर चीज नहीं बताऊंगा मैं, दिमाग भी तो लगाना है आपको, जिसको देख लो एक बार। देखो कितना इंटरेस्टिंग है यार फिजिक्स। मैथ लगाते लगाते हम सब समझे जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमको कोई कह रहा है कि बताओ कितना रेंज कितनी होगी, आप कह दोगे सर हाइट तो पता चल गई, हाइट मान लो दे रखी होगी तो निकाल देंगे हम, टाइम कितना लग रहा है, रेंज निकालनी। अरे तो रेंज क्या है, यहाँ से टाइम निकल आएगा, टोटल टाइम जब वो ओ से बी आएगा तो जितना टाइम में वो बी तक पहुंच रहा है उतने में ही तो आगे बढ़ गया है। इस टाइम को उस वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, लगा देना। वाह, मजा आया कि नहीं। ये एक केस और है, दो केस कह दो कि सर मार डालो इतने केस बता। देखो ये मुझे आपको हर बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ये जब न्यूमेरिकल आएगा तो अपने आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम देखो अप्लाई कर पा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को, जितना पढ़ा है हम एप्लीकेशन समझ पा रहे हैं, इसलिए बच्चों कर रहे हैं। और एक बार आप दिमाग खोल के इसको सॉल्व करोगे तो बहुत आसान है, इसमें करना कुछ नहीं है, कंपोनेंट में तोड़ना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वो जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है उनमें कोई एक लगानी है, बस यही तो इतनी देर से कर रहे हैं हम लोग, और कर क्या रहे हैं। अब यहाँ पर बच्चों खेल दूसरा है, यहाँ क्या कह रहा है कि ऑब्लिक प्रोजेक्शन हो रहा है किसी हाइट से, मतलब आप कहीं ऊपर खड़े हो टीले पर और आप जो प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हो वो अब हॉरिजॉन्टल नहीं फेंका। पहला केस क्या है, प्रोजेक्टेड अपवर्ड, मतलब वहां से आपने ऐसे ऊपर की तरफ फेंक दिया तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर जाएगा, फिर जाके नीचे से गिर जाएगा कहीं पर। वो ओ से गया ऊपर की तरफ और फिर वो कहीं गिराकर, ये क्या हो गया, वो फिर कहीं गिराकर बी पर, पॉइंट बी पर। अब ऑब्वियस सी बात है हाइट ऑफ बिल्डिंग h है, ये r दूरी पर गिरा के मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ 0,0, यानी यहीं इसी को स्टार्टिंग पॉइंट मानते, और फिर से वही कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो। अलग मत करना बच्चों वरना कंफ्यूज हो जाओगे, करने को कर लेना, आंसर हमेशा वही आएगा। x डायरेक्शन ये, y डायरेक्शन नीचे, तो ए वाई केस बिल्कुल वही है, सब कुछ वही है, ये प्लस का g नीचे की तरफ लग जाएगा कि नहीं। अब कहोगे सर फिर से हमें क्या करना है, हमें फिर से टाइम निकालना है जिसमें वो ओ से बी पहुंच जाएगी, मतलब घूमकर ओ से बी। अब यहाँ पर एक केस है, केस क्या है भैया कि यहाँ पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे इनिशियल वेलोसिटी के, एक होगा u cos थीटा और एक हो जाएगा u sin थीटा। होगा कि नहीं होगा, कह दोगे बिल्कुल होगा सर। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, तो ये हो जाएगा u cos थीटा, बिल्कुल हो जाएगा। और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, अब यहाँ पर गलती करते हैं बच्चे, गलती क्या करते हैं, वो देख लिया अरे u sin थीटा होगा, अरे भैया तुमने y को नीचे की तरफ पॉजिटिव माना है तो ये उसके अपोजिट में जा रहा है, यानी नीचे वाले अगर पॉजिटिव हैं तो ऊपर वाले क्या होंगे, निगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस का u sin थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कह दोगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, तो भैया x डायरेक्शन में तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन 0 ही मानेंगे, और y डायरेक्शन में कितना है, g है, नीचे की तरफ प्लस का g। बस इतना ही ध्यान में रखा तो सब हो गया। अब टाइम निकालना है, तो फ्रॉम o टू b, o टू b, o से b जा रहे हैं। अब ओरिजिन से नीचे जब b जा रहे हैं तो हाइट कितना ट्रेवल कर रहा है, h, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, h इज इक्वल टू ut uit प्लस का हाफ gt स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। h ऐसे ही लिखा रहने दो, uy की जगह क्या रख दो, uy की जगह माइनस का u sin थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहां से 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दो इस पूरी इक्वेशन में, इसको देखो फिर मैं आगे बताता हूं। देख लिया। तो अगर मैं कह रहा था इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस का u sin थीटा इंटू टी प्लस का जी टी स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं। अगर ये 2h उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, जी टी स्क्वायर माइनस का u sin थीटा इंटू टी माइनस का 2h इज इक्वल टू 0।
इस इक्वेशन को बच्चों हम सॉल्व कर लेंगे और उसमें टाइम पता चल जाएगा हमको। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भाई ऑब्वियस ही बात है, जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें हाइट दे रखी होगी, थीटा दे रखा होगा, वेलोसिटी दे रखी होगी, जी तो आपको पता ही है कितना होता, तो टाइम इस इक्वेशन से निकल जाएगा कि कितना टाइम लगेगा उसको बी तक पहुंचने में, बस यही लगेगा टाइम। सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, आसान है। अब फिर वही बात आती है कि मान लो कोई पॉइंट सी है जिसपे इसके कोऑर्डिनेट x, y है, और मैं फिर आपसे पूछ बैठूं कि इस पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो जैसे वहां अभी इससे पहले वाले केस में करा था वैसे यहां पर भी करेंगे। और एक चीज ध्यान रखना कि मान लेते हैं पॉइंट सी पे पहुंचने पे वो कितने दूरी गिर चुका है नीचे, h। कह दो कि सर एक चीज कंफ्यूजन हुआ है, मैं आपकी जगह होता तो होता कंफ्यूजन कि भैया ये ut प्लस हाफ at स्क्वायर जो हम इक्वेशन लगाते थे वो या तो वर्टिकल के लगाते थे, मतलब एक स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए लगाते थे, यहाँ तो पहले ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है। लेकिन बच्चों एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ ये जो वैल्यू आती है ये ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आती है कि कितना वो फाइनली कितना अपनी पोजीशन चेंज करी, तो वो ऊपर जाए चाहे कहीं घूम घाम के आए, वो अल्टीमेटली आ तो बी ही पर रही है। तो इनिशियल पोजीशन फाइनल माइनस इनिशियल कितना है, एच है। वो जाए चाहे ऐसे उड़ के जाए, ऐसे घूम फिर के चांद का चक्कर लगा के आ जाए, गिर के तो वो वहीं पर आ रही है ना, बात समझ है क्या कि नहीं। और एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट हो जाना चाहिए। इस इक्वेशन को लगाने के पीछे का पूरा कारण यही होता है बच्चों कि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है और कुछ नहीं है, बात समझे कि नहीं। तो ये कंफ्यूजन बच्चों को होता है, कहते हैं कि सर ये ऊपर गई और फिर नीचे आई, लेकिन लिया आपने खाली हाइट h। ये इक्वेशन कहाँ से आई अभी इस पर मैं चर्चा करूंगा, पहले ये देख लो फिर मैं उस पर चर्चा। अब पॉइंट सी पे वेलोसिटी निकालनी है तो पहले वो कर लेते हैं। एट पॉइंट सी वेलोसिटी vx मान लेते हैं, x डायरेक्शन में वेलोसिटी, जो कि ux के ही बराबर होगी और वो होगी u cos थीटा। ये तो हम लोग अभी निकाल चुके हैं, देखो u cos थीटा, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है। y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, vy स्क्वायर, जो अभी हमने इससे पहले अलग केस में करा था, इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस का 2gh। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। uy की वैल्यू क्या हो जाएगी, uy की वैल्यू हो जाएगी माइनस का u साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2gh। कह दोगे सर यहाँ से हमको vy स्क्वायर पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। ये vy स्क्वायर की वैल्यू रख दोगे आप वहाँ पर तो आपको सारी इक्वेशन पता चल। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि टोटल वेलोसिटी बताओ, उस केस में क्या करोगे। देखो टोटल वेलोसिटी, ये तो कंपोनेंट है ना, ये टोटल वेलोसिटी लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप यहाँ पर सिर्फ वेलोसिटी लिखो, वेलोसिटी एट सी। वेलोसिटी क्या होगी, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा vx आई कैप प्लस vy जे कैप, यही तो होता है। तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, या उसको अगर खाली v से लिखें तो वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। vx स्क्वायर की वैल्यू रख दो, vx स्क्वायर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और vy स्क्वायर क्या होगा बच्चों, ये देखो माइनस का u साइन थीटा है, तो जब स्क्वायर करोगे ये पूरा स्क्वायर का ही तो टर्म है, अभी हमने अंडर रूट नहीं लिया है इसमें, तो ये हो जाएगा, वैल्यू रख दो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2gh। होगा कि नहीं। अब मैं आपकी जगह होता तो क्या करता, इस पूरे टर्म से u स्क्वायर कॉमन ले लेता, और जब मैं u स्क्वायर कॉमन लेता तो अंदर क्या बचता, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो हो जाता 1, तो ये वैल्यू आ जाती u स्क्वायर प्लस 2gh। देखो पिछले वाले केस में भी बच्चों यही वैल्यू आ रही थी, इससे पिछले वाले केस में देखो ये वैल्यू आ रही थी पॉइंट सी पर, यहाँ पर भी वही वैल्यू आ रही है। कह दोगे सर ऐसा कैसे हो गया, ऐसा बच्चों इसलिए हो गया क्योंकि इस वाले टर्म में एक चीज़ ध्यान दो, क्या है, एक तो वो हाइट है जिससे वो नीचे आ गया है, और एक टर्म ऐसा है जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी बता रहा है, वो भी टोटल वैल्यू u स्क्वायर। बात समझ लो, ये कहीं इस इक्वेशन से नहीं दिख रहा है कि वो कैसे आ रहा है, वो ऐसे ऊपर से आ रहा है कि वो डायरेक्ट ऐसे आया जा रहा है या किसी ने नीचे फेंक दिया है। बात समझ रहे हो कि नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे प्रूव करना था, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भैया इस केस में जब वो हॉरिजॉन्टली आया तब भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जो आ रही है वो आ रही है u स्क्वायर प्लस 2gh अंडर रूट, ठीक। लेकिन जब वो ऐसे उछल के ऊपर से आया तब भी वेलोसिटी कितनी आ रही है, इतनी आ रही है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये वर्टिकल मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन, इसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क आ नहीं रहा है बच्चों। बात समझ गए कि नहीं, इसको देख लो एक बार शुरुआत से, इंटरेस्टिंग है कि नहीं है।
कह दोगे सर सब इंटरेस्टिंग है। अब मैं आपसे एक चीज़ बोल रहा था कि इस इक्वेशन में लोग क्यों कंफ्यूज होते हैं, मैं बताता हूँ। कन्फ्यूज़न इसीलिए होता है कि कब प्लस लेना है कब माइनस लेता है। मुझे वो कन्फ्यूज़न आपका दूर करना है जो मुझे होता था। मैं नहीं चाहता हूँ कि उसके लिए आप जो है अपना दिमाग खपाओ बार बार। ये देख लो एक बार, इस केस से पहले मैं एक वो कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ। कह दोगे सर कन्फ्यूज़न कैसे दूर होगा? देखो कन्फ्यूज़न ऐसे दूर होता है बच्चों कि भैया हमने ओरिजिन माना था, इसको माना था कि नहीं, एक एक करके चलते हैं, ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाओ अपना। इस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट माना था हमने 0,0, बिल्कुल माना था। और हमने कहा क्या, हमने कहा, इसको सही से बनाता हूँ, हमने कहा कि भैया ये ऐसे ऊपर से उठ के आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ये हाइट थी h, थी कि नहीं थी? तो क्वेश्चन ये आया कि सर जब ये पॉइंट 0,0 है, ये है हमारी x एक्सिस और ये है y एक्सिस, है कि नहीं? तो पॉइंट B पर यानी कि O से B तक नीचे आने में, यानी नीचे आने में जो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है उसमें ये वाला पाथ तो आया नहीं, आपने बस डायरेक्ट h ले लिया। मैं कंफ्यूज होता था बच्चों, अगर आप नहीं हो रहे हो तो बहुत अच्छा, इसका मतलब आप बहुत काबिल हो, मैं नहीं था इतना। देखो ऐसा क्यों होता है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये डाउट नहीं है, पहले हम डाउट पैदा कर रहे हैं उसके बाद उसको क्लियर कर रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों ये थी y इज इक्वल टू, एक्स डायरेक्शन की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि x ऑब्वियस ही बात है, एक्स में तो कहानी अलग है। y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये थी कि नहीं थी? कह दोगे हाँ सर ये तो थी। अब एक बात बताओ बच्चों, वाई नॉट क्या है? वाई नॉट है इनिशियल पोजीशन, तो इसका मतलब क्या हो गया? वाई नॉट हो गया 0, 0 हो गया क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। और y क्या है? y है उसकी फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कहाँ से? ओरिजिन से। तो वो ऊपर वाली ना पोजीशन है, ना यहाँ वाली, ना यहाँ, वो कोई पॉइंट P है जो कि y डायरेक्शन में कितनी दूरी पर है? h। अभी x की बात नहीं कर रहा, x में तो आगे है, y में h है, और वो भी किस डायरेक्शन में? प्लस h एक्सिस में, क्योंकि हमने y को नीचे पॉजिटिव माना। तो y हो गया h। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इसीलिए बच्चों वहां पर h आ रहा है, जिसको हमने इस पाथ से हमारा कोई लेना देना नहीं। बात समझ गए कि नहीं? यही बताना था आपको। अब इसके बाद वाला जो केस है वो आप बहुत आसानी से कर लोगे। इस केस में हमने क्या करा था? इस केस में हमने ऊपर की तरफ फेंका था। अब ये एक लास्ट केस ये भी देख लो कि हम बिल्डिंग के ऊपर यहाँ खड़े हैं ओरिजिन पे, और हमने जो प्रोजेक्ट करा, प्रोजेक्टाइल जो फेंका, उसको ऊपर ना फेंका ना पैरेलली फेंका, हमने उसको ऐसे नीचे ही फेंक दिया। ये देखो, यानी कि ये जो थीटा है अब वो नीचे की तरफ, प्रोजेक्शन जो है वो नीचे की तरफ ऐसे फेंक दिया। तो कह दोगे सर इसमें क्या है, इसमें कुछ चेंज थोड़ा हुआ है, बस कंपोनेंट थोड़े बहुत प्लस माइनस में चेंज आ जाएगा। ये एक्स वाई था, ए वाई तो हमेशा जी ही रहेगा और नीचे की तरफ रहेगा कि नहीं, तो बस वो चेंज कर देना। ये यू का एक कंपोनेंट होगा यू कॉस थीटा और एक कंपोनेंट होगा u साइन थीटा, हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर चेंज क्या आया? इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में वही होगी, वो होगी u cos थीटा। y डायरेक्शन में क्या हो गया? अब चेंज ये आ गया कि इससे पहले वाले केस में y डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही थी कंपोनेंट, तो वो निगेटिव हो गया था। यहाँ u साइन थीटा नीचे की तरफ है जो कि हमने पॉजिटिव मान रखा है, तो u y हो जाएगा u साइन थीटा पॉजिटिव का। ए एक्स अभी भी 0 है और ए वाई हमारा अभी भी जी ही है। बस अब क्या, पुरानी वाली सारी इक्वेशंस लगा दो। h इज इक्वल टू, फिर से वही सब करने लगो, यू टी, तो ये हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो आपका टाइम पता चल जाएगा कि कितने टाइम में वो नीचे आ जाएगा। और वेलोसिटी बच्चों फिर वही आएगी। भाई ऑब्वियस सी बात है कि वी एक्स किसी पॉइंट, मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, एट पॉइंट सी, ये पॉइंट सी कोई भी पॉइंट सी हो सकता है, ये पॉइंट सी है जो कि ओरिजिन से h दूरी पे, स्मॉल h दूरी पे नीचे की तरफ, कि भैया जब वो h दूरी गिर चुकी है तो उसकी वेलोसिटी बताओ। ये बच्चों अगर आप सॉल्व करोगे तो आप खुद सॉल्व करके देख लेना, ये फिर से आ जाएगी यू स्क्वायर प्लस 2gh अंडर रूट, ये करके देख लेना।
देख लिया, बस इतना ही बताना था बच्चों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताना था आपको। ये आप खुद सॉल्व करके देख लेना। यहाँ पर मैं फिर भी लिख देता हूँ, वी एक्स क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनिशियल के ही बराबर होगा, वो होगा यू कॉस थीटा, हो जाएगा कि नहीं। और वी वाई क्या हो जाएगा, वी वाई हो जाएगा यू वाई प्लस जी टी, या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। यू इस केस में पॉजिटिव है, अरे पॉजिटिव हो चाहे ना हो, एक बात दिमाग लगाओ, जब इसका पूरा पूरा स्क्वायर हो रहा है तो पॉजिटिव निगेटिव से क्या मतलब, प्लस 2g स्मॉल h। तो ये दोनों वैल्यू जब अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर में रखेंगे तो यही आ जाएगा। ये आप लोग करके देख लेना, ठीक है। एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, बस ये लास्ट प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके बाद में प्रोजेक्टाइल तो खैर चलता ही रहेगा, मतलब और भी चैप्टर्स में इसका नाम आएगा, लेकिन अभी बहुत सब जान गए हैं लगभग जितना हो सकता है इस लेवल में। क्या क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। अ हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ 490 meters above the ground and throws a stone horizontally with an initial speed of 15 meter per second। बहुत सही, ये क्वेश्चन तो हम तुरंत सॉल्व कर लेंगे। कह रहे हैं कि एक बाइक क्या है, हाइकर है, एक बंदा, तुम यहाँ हो, तुम हाइकिंग करते हो, तुम यहाँ खड़े हो, तुमने एक स्टोन फेंका है, वो भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से 15 मीटर पर सेकेंड, और इस क्लिफ की हाइट भी दे रखी है 490 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब कहा क्या गया है, नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस फाइंड द टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द ग्राउंड। भैया इसको नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा और किस वेलोसिटी से, एंड द स्पीड विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। यहाँ पर ये टकराएगा कितनी स्पीड से, यही पूछा है। तो पहले तो टाइम निकाल लेते हैं, ये हम लोग डायरेक्ट, देखो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। टाइम कितना लगेगा, तो पहले तो यू एक्स कितना दे रखा है 15, यू वाई है 0, बिल्कुल 0 है कि नहीं है। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए वाई, यहाँ पर जी की वैल्यू 10 ले लेना, यहाँ लिखा नहीं है मैंने, जी की वैल्यू यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है 10 नहीं, कितनी 9.8 दे रखी है, जी इज इक्वल टू 9.8 ले लेना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की तरफ। और ये केस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, नीचे की तरफ ये वाला x पॉजिटिव लेना और ये नीचे की तरफ y पॉजिटिव लेना। तो ए वाई ये कितना हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा 9.8 और ए एक्स हमारा कितना है, वो है 0। हमेशा एक्सेलरेशन लिखना है, कोई भी क्वांटिटी लिखना तो उसकी यूनिट जरूर लिखना। देखो यहाँ पर मैं आपको जल्दी सॉल्व कराने के चक्कर में यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, ये गलत हैबिट है, हमेशा यूनिट जरूर लिखो। ए वाई कितना है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए एक्स आपका 0 है। कह दोगे सर बस वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, हाइट आपकी दे रखी है h 490 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें क्या है, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, नीचे की तरफ आ रहा है ना, यू टी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में तो 0 है, तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये सब आप लोग अंग्रेजी लिख लेना, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सब करके तो अपने आप सॉल्व कर लेना। 490 इज इक्वल टू वैल्यू रख देते हैं सारी, 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। इसको बच्चों सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू 10 सेकेंड आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लेना। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी की वैल्यू 10 सेकेंड आ जाएगी। ये आ गया एक आंसर। दूसरा क्या है, दूसरा पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी बतानी। इस पॉइंट को मान लेते हैं ये O है, ये A है, ये B है। एट पॉइंट B वेलोसिटी, एट पॉइंट B वेलोसिटी। क्या दोगे सर अभी तो हम लोगों ने निकाला है v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh, उससे लगाते हैं। देखो अगर मान लो वो सब फॉर्मूले नहीं याद रखने, वो फॉर्मूला नहीं है, वो तो सिंपल मैकेनिक्स आपने लगा दी थी फिजिक्स। अब यहाँ पर कैसे लगाओगे, टाइम पता चल चुका है, तो Vx यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो वही रहेगा Ux, जिसकी वैल्यू 15 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट पता करना है। तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हम एक काम करते हैं, हाइट वाली इक्वेशन को लगाना हो उसको लगा दो, Vy स्क्वायर इज इक्वल टू Uy स्क्वायर प्लस 2gh। अब Uy तो 0 है, प्लस का 2 इंटू 9.8 इंटू 490, इससे भी सॉल्व कर सकते हो, या v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी से भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि टाइम तो तुम निकाल ही चुके हो।
तो वी वाई स्क्वायर हो गया। इसको बच्चों वी वाई सॉल्व कर लेना, मैंने निकाल लिया था, ये एग्जाम्पल है, ये कोई ऐसा मैं अलग से क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ। ये आ जाएगा आपका 98 मीटर पर सेकेंड, 98 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी टोटल? अब देखो कुछ बच्चे गलती क्या करके आते हैं, गलती ये करके आते हैं कि वो इसी को आंसर लिख देंगे, वी वाई को, वी एक्स तो दिमाग ही में नहीं आएगा उनके। भैया जाहिर सी बात है कि जब वो स्ट्राइक करेगी इस पॉइंट पे तो उसके दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, तुम खाली ये निकाल के चले आओगे तो आंसर थोड़ा सही होगा, वो तो गलत हो जाएगा। टोटल वेलोसिटी कितनी होगी? हो गया अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, अंडर रूट वी एक्स कितना है 15 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आंसर निकालोगे तो ये आ जाएगा 99 मीटर पर सेकेंड। ये सॉल्व कर लेना बच्चों अपने आप, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये हम लोग केस पहले ही पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने एक लगा के दिखा दिया आपको। अब आपको सब समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो एक बार कमेंट करके बताना कि कौन सा पार्ट आपको दोबारा समझना है, ठीक है। बहुत कुछ पढ़ लिया हम लोगों ने। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे और अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी दिमाग थोड़ा ख़राब करके रख दे, ठीक है। समझ गए होगे, नहीं समझे हो तो वो चीज़ बता देना मुझे। देखो तुम बताओगे तभी तो इम्प्रूवमेंट होगा कि सर ये चीज़ थोड़ा और बता दीजिए, ऐसा समझा दीजिए, वैसा तो वो करा जाएगा, चिंता मत करो। एक लास्ट में कोट है, साइंस इज सिंपली कॉमन सेंस एट इट्स बेस्ट, थॉमस हक्सले ने कहा था। कौन है ये सब देख लेना जाके। मैं बस इस कोट को इतना मुझे अच्छा लगा, बिल्कुल सही बात कही गई है कि कॉमन सेंस ही है साइंस, साइंस कोई अलग चीज़ नहीं। कह दोगे सर ऐसा कैसे? तुम देख लो साइंस में जो थ्योरी, जो बेसिक थ्योरी देगी कि भैया सेब गिरा, न्यूटन का ही लॉ को देख लो जो हर समय एग्जाम्पल दिया जाता है, तो गिर ही रहा है ना। वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो सामने हो रहा है, उसी को एक्सपीरियंस कर रहा है किसी बंदे ने और उसका क्वेश्चन पूछ लिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो कॉमन सेंस ही है, बस वो थोड़ा एक एडवांस लेवल पे। यही बात कहेगी, कितनी इंटरेस्टिंग बात। तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो तो अपने आप को बहुत ऊपर मत मानना कि हम बाकी आर्ट्स वाले स्टूडेंट से बहुत ऊपर नहीं, ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। तुम थोड़ा ज़्यादा जानने का प्रयास करो, बस इतना ही फ़र्क है, ठीक है। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।